नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला। आज सामाजिक मनोविज्ञान बीपीसीसी 132 के अभिवृत्ति यूनिट 4 और 5 के बारे में विस्तृत चर्चा करूँगी। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे मनोवृत्ति क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसको कैसे बदला जा सकता है, इसके क्या महत्वपूर्ण घटक होते हैं, मनोवृत्ति और व्यवहार में क्या संबंध है तथा मनोवृत्ति किस तरीके से पूर्वाग्रह, रूढ़ियुक्ति, व्यवहार और भेदभाव से संबंध रखती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम अपने सामाजिक संसार के प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, किसी भी चीज के लिए अपनी मनोवृत्ति का निर्माण करते हैं। मनोवृत्ति ये बताती है कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति हमको पसंद है, नापसंद है। इवन ये भी बताती है कि उस वस्तु या व्यक्ति को हम कितनी मात्रा में पसंद या नापसंद करते हैं। अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय अर्थात व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार, स्थिति या किसी के बारे में जो हमारे भाव आते हैं उसके प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। क्योंकि जब भी हम संसार में, सामाजिक दुनिया में किसी भी चीज को देखते हैं तो उसके प्रति एक भाव पैदा होना ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। या तो वो चीज हमको पसंद आने लगती है या हम उसके प्रति नापसंद का भाव पैदा करने लगते हैं, या हो सकता है उसके प्रति हमारा एक न्यूट्रल भाव हो कि हमें उससे कोई खास मतलब नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि हम वर्तमान परिदृश्य में देखें तो भारत में पश्चिमी संस्कृति और ज्ञान के प्रति लोगों में सकारात्मक अभिव्यक्ति है और अपनी पारंपरिक और रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति आमतौर पर नकारात्मक अभिव्यक्ति है। तो ये उदाहरण हमें सकारात्मक और नकारात्मक अभिव्यक्ति का परिचय देता है। गॉर्डन आल्पोर्ट ने मानसिक और तंत्रिका स्थिति को तत्परता के रूप में परिभाषित किया है, जो अनुभव के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो सभी वस्तुओं और स्थितियों के साथ व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर एक निर्देशक गतिशील प्रभाव को बढ़ाता है, जिसके साथ ये संबंधित है। इस प्रकार यदि हम देखें तो आल्पोर्ट ने मनोवृत्ति को एक मानसिक और स्नायुपरक तत्परता की स्थिति बताया है, जो परिस्थिति के सापेक्ष व्यक्ति के मनोभाव का मूल्यांकन करती है। ये स्थिति जन्मजात ना होकर अनुभवों द्वारा प्राप्त होती है। आल्पोर्ट ने इस प्रकार से अपनी मनोवृत्ति की परिभाषा के 5 मुख्य अंग बताए हैं। अभिव्यक्ति के पक्ष हैं मानसिक और स्नायुपरक। दूसरा, ये प्रतिक्रिया की तत्परता है। जिस प्रकार से हमारे अंदर मनोवृत्ति की दिशा होती है उसी प्रकार की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। ये संगठित होती है क्योंकि इसके विभिन्न पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। इसका अनुभव के आधार पर अर्जन होता है। ये एक अर्जित प्रक्रिया है। जिस प्रकार से हम अपने आसपास लोगों के व्यवहार को करता देखते हैं, जिस प्रकार से उनके व्यवहारों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, वैसे ही हमारी मनोवृत्ति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, विकसित होना शुरू हो जाती है। जैसा मैंने बताया कि ये एक संगठित है क्योंकि इसमें 3 पक्ष होते हैं। पहले कुछ परिभाषाओं में मनोवृत्ति को एक पक्ष के आधार पर परिभाषित करा गया, फिर धीरे धीरे उनमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का समावेश किया गया। मनोवृत्ति आल्पोर्ट के अनुसार व्यवहार को दिशा निर्देशन के साथ साथ एक खास प्रकार की शक्ति भी प्रदान करती है। यदि हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक विकसित होती है तो हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हैं, और यदि यही मनोवृत्ति नकारात्मक रूप में विकसित होती है तो हमारा व्यवहार नकारात्मक दिशा प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अभिवृत्ति के भीतर व्यवहार को दिशा निर्देशन करने की शक्ति विद्यमान होती है। अंत में परिभाषा ये भी बताती है कि मनोवृत्ति उन सभी वस्तुओं और स्थितियों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर एक निर्देश या गतिशील प्रभाव डालती है, जिसके साथ वह संबंधित होती है।
इस प्रकार दृष्टिकोण केवल भावनाओं या विश्वासों का नहीं, जो हमारे आसपास लोग जो हमारे आसपास घटना घटित हो रही है, घटनाओं और स्थितियों के बारे में जो भी हम सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं, बल्कि भी उन लोगों, मुद्दों, घटनाओं और स्थितियों के लिए हमारी भविष्य की प्रतिक्रियाओं का मार्गदर्शन और भविष्यवाणी भी करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एक व्यक्ति की अभिवृत्ति विकसित हो जाती है, भविष्य में वो उसी प्रकार के क्रियाकलाप को करता हुआ पाया जाता है। अभिवृत्ति के दो अन्य घनिष्ठ जो संप्रत्यय हैं जो इससे घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं, वो है विश्वास, बिलीव्स, और मूल्य, जिन्हें हम वैल्यूज कहते हैं। लेकिन घनिष्ठ रूप से संबंधित होने के बावजूद भी अभिवृत्ति और विश्वास में कुछ अंतर पाया जाता है। किस प्रकार से घनिष्ठ रूप से संबंधित है? विश्वास अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक घटक को इंगित करता है। जिस प्रकार मैंने अभी बताया कि अभिवृत्ति के 3 मुख्य घटक होते हैं, तो इसका जो संज्ञानात्मक घटक होता है वो विश्वास के रूप में दिखाई देता है तथा एक ऐसे आधार का निर्माण करता है जिस पर वो अभिवृत्ति टिकी हुई दिखाई देती है। जैसे कोई ईश्वर पर विश्वास करता है, किसी व्यक्ति का विशेष राजनीतिक पार्टी में एक सकारात्मक अभिवृत्ति दिखाई देती है, उसका एक सकारात्मक विचार है उस राजनीतिक पार्टी के प्रति। तो ये जो उसका संज्ञानात्मक पक्ष है, ये उसके विश्वास को दर्शाता है। इसीलिए विश्वास और मनोवृत्ति में एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। दूसरा, विश्वास और मूल्य में भी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि मूल्य एक ऐसी अभिवृत्ति या विश्वास है जिसमें चाहिए का पक्ष निहित होता है। जैसे हमको मेहनत करनी चाहिए, एक व्यक्ति को सदाचार का व्यवहार करना चाहिए, हमेशा उसे ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऐसे विचार मूल्य के उदाहरण होते हैं। और मूल्य का निर्माण तब होता है जब कोई विशिष्ट विश्वास या अभिवृत्ति व्यक्ति के जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग बन जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मूल्य में परिवर्तन करना भी कठिन होता है। यदि किसी का जीवन का वैल्यू है कि उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए, उसे मेहनत से काम करना चाहिए, तो इस प्रकार के मूल्य उसके विश्वास, उसकी अभिवृत्ति को दर्शाते हैं, जिसके अनुरूप वो कार्यकर्ता पाया जाता है। और एक व्यक्ति के जो वैल्यूज होते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, वो इनका परिवर्तन थोड़ा कठिन पाया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे कि एटीट्यूड, अभिवृत्ति जो होती है उसके क्या उसकी संरचना है, उसके क्या घटक होते हैं जिनसे मिल करके एक अभिवृत्ति का निर्माण होता है। अभिवृत्ति के 3 मुख्य घटक पाए जाते हैं: संज्ञानात्मक घटक, भावनात्मक घटक और व्यवहारिक घटक। संज्ञानात्मक घटक दृष्टिकोण, विषय के साथ जुड़ी मान्यताएं और विचार प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। दृष्टिकोण को संज्ञानात्मक घटक उस दिशा में मार्गदर्शन करता है जिस तरह से हम वस्तु के बारे में जानकारी संसाधित करते हैं, हम उस जानकारी, उस नॉलेज की कैसे प्रोसेसिंग करते हैं। दूसरा, भावात्मक घटक, जो कि हमारे भावों या कि इमोशन को दर्शाता है। संज्ञानात्मक हमारे विचारों को, हमारी सोच को दर्शाता है। भावात्मक घटक हमारी भावनाओं को, हमारे इमोशन को दर्शाता है। इंगित करता है कि हर दृष्टिकोण वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं से जुड़ा होता है। जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, तो हम उनके बारे में एक विचार रखते हैं। जैसे विचार होते हैं, हमारी भावनाएं भी उसी दिशा में विकसित होती हैं। तीसरा घटक है व्यवहारिक घटक। किसी वस्तु के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण हमें एक विशिष्ट व्यवहार के प्रति तत्परता की ओर ले जाता है। जैसा कि आल्पोर्ट ने अपनी परिभाषा में बताया है कि ये एक तत्परता हमारे अंदर विकसित करता है, रेडीनेस लाता है कि हमारा व्यवहार किस तरफ दिशा लेगा।
इस प्रकार हम दृष्टिकोण वस्तु के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं और विशेष रूप से व्यवहार करते पाए जाते हैं। यदि हम इस संरचना को एक उदाहरण के द्वारा समझें कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि सिगरेट पीना उसे अच्छा लगता है, तो सिगरेट पीना अच्छा लगता है, तो अगर ये उसकी मनोवृत्ति सकारात्मक दिख रही है, ये उसकी एक अभिवृत्ति है कि सिगरेट हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता है, तो यदि हम इस अभिवृत्ति को देखें तो उसके पीछे एक विश्वास होगा कि सिगरेट पीने से मुझे कैंसर नहीं होगा, ये उसका संज्ञानात्मक पक्ष होगा। सिगरेट पीने से उसको अच्छा लगता है, वो रिलैक्स हो जाता है, उसका चित्त शांत हो जाता है, ये उसका भावात्मक पक्ष होगा। और यदि ऐसा संज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष की दिशा दिखाई दे रही है, तो व्यवहार की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो व्यक्ति निरंतर रूप से वो व्यवहार करता पाया जाएगा। ये तीनों घटक अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, वे दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए एक एकीकृत और पारस्परिक संबंधों में कार्य करते हैं कि जिस तरीके से एक व्यक्ति का संज्ञानात्मक पक्ष दिखाई देगा, वैसा ही उसका भावात्मक पक्ष होगा और वैसे ही उसके व्यवहार दिशा लेंगे। और यदि व्यक्ति के संज्ञान में कुछ है, उसके व्यवहार में कुछ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में उसके व्यवहार में विसंगति दिखाई देती है। तो इस तरीके से अगर हम सुसंगत तरीके से कार्य करते हैं, तो ये कहा जाता है कि हमारा संज्ञानात्मक, हमारा भावात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष जो है, ये तीनों घटक एक ही दिशा में कार्य करते पाए जाते हैं। भावात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक घटकों के अतिरिक्त अभिवृत्ति की कुछ और भी विशेषताएं होती है, जिनमें 4 प्रमुख विशेषताओं को यहाँ मैं चर्चा करूंगी। पहला है कर्षण शक्ति, जिसे हम वैलेंस अंग्रेजी में कहते हैं। कर्षण शक्ति जो ये बताती है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए हमारे भीतर कितनी सकारात्मकता या नकारात्मकता है। अभिवृत्ति की कर्षण शक्ति हमें बताती है कि अभिवृत्ति विषय के प्रति कोई अभिवृत्ति सकारात्मक हो सकती है अथवा नकारात्मक हो सकती है। तो ये जो सकारात्मक नकारात्मक की दिशा होती है, ये कर्षण शक्ति कहलाती है। चरम सीमा, एक अभिवृत्ति की चरम सीमा ये इंगित करती है, जिसे हम एक्सट्रीमनेस अंग्रेजी में कहते हैं, कि अभिवृत्ति किस सीमा तक सकारात्मक या नकारात्मक है, कि हम यदि किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, ये कर्षण शक्ति है, लेकिन किस हद तक हम उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, ये उसकी एक्सट्रीमनेस से पता चलेगा। इसके अलावा सरलता एवं जटिलता, सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी, ये बताती है, या इस घटक से तात्पर्य है कि एक व्यापक अभिव्यक्ति के अंतर्गत कितनी अभिव्यक्तियां होती हैं। जैसे हमें यदि कोई एक व्यक्ति पसंद है, तो हम उसको पसंद किन किन कारणों से करते हैं। वो ईमानदार है, उसके अंदर समयबद्धता है, उसके अंदर सरलता है, तो कई सारे यदि घटक उसमें एकत्रित हुए हैं, तो वो एक जटिल स्वरूप ले लेता है। और यदि एक ही 2 कारण से हम उसे पसंद करते हैं, तो वो सरलता के रूप में दिखाई देता है। केंद्रिकता, जिसे हम सेंट्रलिटी कहते हैं, ये अभिवृत्ति तंत्र में किसी विशिष्ट अभिवृत्ति की भूमिका को बताती है। जैसे गैर केंद्रीय या परिधीय अभिवृत्तियों की तुलना में अधिक केंद्रिकता वाली कोई अभिवृत्ति अभिवृत्ति तंत्र की अन्य अभिवृत्तियों को अधिक प्रभावित करेगी। जैसे यदि कोई एक सिपाही है, वो बॉर्डर में ड्यूटी कर रहा है, तो उसके अंदर जो केंद्रीयता है वो क्या है कि मुझे देश को सुरक्षित रखना है, मुझे विश्व शांति बनाए रखनी है। तो ये अगर उसकी अभिवृत्ति है, तो ये उसकी केंद्रीय अभिवृत्ति मानी जाएगी, क्योंकि उसका व्यवहार जो है वो पूर्ण रूप से उसी से डायरेक्ट होता हुआ, निर्देशित होता हुआ दिखाई देगा। इसके उपरांत कुछ एटीट्यूड के प्रकार भी पाए जाते हैं, जिसमें साधारण रूप से देखें जिन पर हम चर्चा करते हैं, वो होते हैं सकारात्मक और नकारात्मक अभिवृत्ति। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए हमारे भीतर सकारात्मक अभिवृत्ति भी होती है और नकारात्मक भी होती है। इसी के अतिरिक्त हम कहते हैं कुछ अभिवृत्तियां जो होती है वो सचेत स्तर पर स्पष्ट दृष्टिकोण पर कार्य करते दिखाई देती हैं।
इसलिए हम उनके संज्ञानात्मक प्रसंस्करण और हमारे व्यवहार पर उनके प्रभाव से अवगत हो पाते हैं और हम जान पाते हैं खुद में हमारी अपनी क्या अभिव्यक्ति है और हम दूसरे के व्यवहार के द्वारा भी उनकी अभिव्यक्ति को समझ पाते हैं क्योंकि वो कॉन्शियस लेवल पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई अन्य दृष्टिकोण हैं जो अनुभवी और अवचेतन स्तर पर कार्य करते हैं जिन्हें हम अनकॉन्शियस लेवल पर वर्क करते हुए देख रहे होते हैं। इन दृष्टिकोणों को अंतर्निहित एटीट्यूड भी कहा जाता है। ये दृष्टिकोण ऑटोमेटिक होते हैं, स्वचालित रूप से हमारे सक्रिय मूल्यांकन के नियंत्रण में होते हैं और व्यवहार में उस दृष्टिकोण को रखने वाले व्यक्ति की जागरूकता के बिना निष्पादित होते हैं क्योंकि ये अनकॉन्शियस में है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली हो रहे होते हैं क्योंकि हमने अपने माता पिता को करते देखा है तो हमने सोचा कि ये एक सामान्य अभिव्यक्ति है और हमको भी इसी तरीके से करना चाहिए, तो वो एक अचेतन स्तर पर ऑटोमेटिक प्रोसेस पर होती हुई दिखाई देती है। अब स्ट्रक्चर किस तरीके से उसकी संरचना हुई है, क्या उसके प्रकार हैं, किस तरीके के घटकों का समावेश होता है, इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे कि जो अभिव्यक्ति होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। हम यदि देखें तो अधिगम या सीखने के दौरान हमारी अभिव्यक्तियों का निर्माण होता है और जीवन भर के लिए वो अभिव्यक्तियां हमारे साथ होती हैं। कई मामलों में हमारे स्वयं के मूल का हिस्सा बन जाती है जिससे वो अभिव्यक्ति हमने जैसा बताया अचेतन स्तर एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में होती हुई दिखाई देती है। ये व्यक्ति के लिए कई प्रकार से कार्य भी करती है। कैट्स के अनुसार सबसे पहले अनुकूल और महत्वपूर्ण कार्य। अनुकूल व्यवहार को पुरस्कृत वस्तुओं द्वारा विकसित किया जाता है और प्रतिकूल वस्तुओं को उन वस्तुओं के प्रति विकसित किया जाता है जो हमें विफल या दंडित करती है। इस प्रक्रिया में लोग सामाजिक रूप से स्वीकार्य विचार, राय और दृष्टिकोण सीखते हैं। यदि एक बच्चा कोई गलत व्यवहार करता है तो उसे समाज के द्वारा दंडित किया जाता है जिससे वो जान जाता है कि मेरा ये व्यवहार जो है उसको स्वीकृति नहीं मिल रही है, इसलिए मुझे इसमें बदलाव करने की जरूरत है। तो सबसे पहला इसका कार्य है कि हम अपने अनुकूल और महत्वपूर्ण कार्यों को करना सीखते हैं। हम ये जानते हैं कि समाज में किन कार्यों के लिए हमें स्वीकृति मिलेगी और किसके लिए हमको स्वीकृति नहीं मिलेगी। दूसरा इसका मुख्य कार्य है ज्ञान समारोह। विभिन्न सामाजिक उत्तेजनाओं के लिए सरलीकृत श्रेणियों के रूप में ये कार्य करता है। हम अभिव्यक्तियों को निर्माण करने के लिए कई सारी सूचनाओं को या ज्ञान का अर्जन करते हैं जो जटिल सामाजिक दुनिया को समझने और समझाने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि हमने अपने माता पिता को कोई व्यवहार करते देखा, हमने अपने दोस्तों को कोई व्यवहार करते देखा, हम वैसा ही व्यवहार विकसित कर लेते हैं और इस संसार के बारे में एक सूचना एकत्र कर लेते हैं कि हमें ऐसे लोगों के लिए इस वर्ग के लोगों के लिए हमको इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो जब हम अपने इस जटिल सामाजिक दुनिया को समझना चाहते हैं या हम जो उनके बारे में अपने व्यवहारों को दिशा देना चाहते हैं, इसमें अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी घटना या व्यक्ति की श्रेणी के बारे में हमारा जो दृष्टिकोण होता है हमें सामाजिक दुनिया के लिए एक अर्थ प्रदान करता है और इसके सदस्यों के बारे में हम एक निष्कर्ष निकालने की नींव रखते हैं कि एक टीचर होता है तो उसको इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, तभी वो एक अच्छा टीचर होता है और हमारी एक सकारात्मक अभिवृत्ति डेवलप हो जाती है। तो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, ये एक अभिवृत्ति का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है स्व अभिव्यंजक कार्य। कई अभिवृत्ति दृष्टिकोण जो होते हैं वो धारक के मूल मूल्यों को व्यक्त करते हैं और उसकी छवि को मजबूत करते हैं। कुछ दृष्टिकोण किसी विशेष समूह के साथ किसी व्यक्ति की पहचान का प्रतिनिधित्व करते हैं कि यदि ये व्यक्ति इस समूह से बिलोंग करता है तो इसके अंदर ये सारी विशेषताएं पाई जाएंगी। तो दृष्टिकोण का ये जो कार्य होता है दो स्तरों पर संचालित होता है। सबसे पहले हमारे मुख्य मूल्य उन दृष्टिकोणों में परिलक्षित होते हैं कि एक व्यक्ति की जैसी जो भी उसके मूल्य होते हैं वो उसके व्यवहारों में दिखाई दे रहे होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं और हम सामाजिक दुनिया में हमारे व्यवहारों में अपने दृष्टिकोणों में व्यक्त करते हैं। इसके अलावा हम अपनी आत्म अवधारणा के अनुरूप
अपने मनोवृत्ति का विकास करते हैं कि हमारे अपने क्या वैल्यूज हैं, हम उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने मनोवृत्तियों का निर्माण करते जाते हैं। तो एक तरीके से ये हमारे एक स्व अभिव्यंजक कार्य जो होते हैं उनमें भी हमारी मदद करते हैं। अहंकार रक्षात्मक कार्य, जिन्हें हम ईगो डिफेंस भी कहते हैं, दृष्टिकोण जो होते हैं वो अहंकार रक्षात्मक कार्य भी दर्शाते हैं। ये देखा जाता है कि ऐसे दृष्टिकोण हम रखते हैं जो हमारे आत्मसम्मान को नुकसान से बचाते हैं या हमारे उन कृत्यों को सही ठहराते हैं जो हमें दोषी महसूस कराते हैं। इसका मतलब इनके द्वारा, अभिवृत्तियों के द्वारा हम अपने अहम रक्षात्मक प्रक्रियाओं को भी कार्यरत कर पाते हैं। हम उनके द्वारा अपने ईगो का भी रक्षा कर पाते हैं और उनके अनुरूप हम अपने व्यवहारों को विकसित करा पाते हैं। फॉर्मेशन, अब हम चर्चा करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड पे, कि जिस तरीके से हमने ये देखा कि अभिवृत्ति का क्या कार्य होता है, अब हम ये देखेंगे कि अभिवृत्ति का निर्माण किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये विकसित होती है, कैसे इनको बनाया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड में अगर हम देखें तो कई सारे हमारे ऐसे सामाजिक पक्ष हैं जो कि इनके निर्माण में एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अभिवृत्ति जो है वो एक एक्वायर्ड टेंडेंसी है जिसको हम अर्जित करते हैं, ये जन्मजात नहीं होती है। हम देखते हैं लोगों को, हम अपने आसपास के लोगों को जिस तरीके से कार्य करते देख रहे होते हैं, किसी वस्तु के बारे में विचार विकसित करते देख रहे होते हैं, हमारे अंदर वैसे ही अभिवृत्ति विकसित होने लगती है। तो एटीट्यूड इज एन एक्वायर्ड टेंडेंसी। कई प्रक्रियाओं द्वारा हम अपने मनोवृत्ति का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, जिसमें पहला है आपका, जिनसे हमारे इच्छाओं की संतुष्टि हो रही होती है। एक रोजनबर्ग ने कॉलेज स्टूडेंट पर एक अध्ययन करा और उन्होंने ये पाया, उन स्टूडेंट से उन्होंने ये देखा कि जिन चीजों, जिन वस्तुओं, व्यक्तियों के द्वारा उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, उसके प्रति उनका एक सकारात्मक अभिवृत्ति डेवलप हो जाती है, और जिनसे उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं संभव हो पाती है, उसके प्रति उनकी नकारात्मक अभिवृत्ति डेवलप हो पाती है। ऐसा अध्ययन रोजनबर्ग ने कॉलेज स्टूडेंट पे करा और इन्होंने पाया कि जिन भी व्यक्ति वस्तुओं द्वारा हमारे इच्छाओं का संतुष्टिकरण हो रहा होता है, हम उनके प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा, हमारे एटीट्यूड के निर्माण में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो है कि हमको सूचना किस प्रकार मिल रही है, हम सूचना कहाँ से एकत्र कर रहे हैं। वर्तमान परिदृश्य में देखें तो सूचनाओं को हम टीवी के द्वारा, अखबार के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, कई सारे ऐसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके द्वारा हम सूचनाएं एकत्र करते हैं। ये जितने भी सूचनाओं के केंद्र होते हैं, ये भी हमारे एटीट्यूड के या अभिवृत्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि हम किस तरीके के लोगों के न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, किस तरीके के हम आज के टाइम पे यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं। जिस तरीके के हम जो भी वीडियोस एंड ऑल देखते हैं, वैसे ही हमारी अभिव्यक्ति के निर्माण होते जाते हैं। मात्र अभिव्यक्तिकरण, ज़ेज़ोंग ने ये प्रस्तावित किया है कि केवल किसी वस्तु के संपर्क में होने से, जिसमें खाद्य पदार्थ, तस्वीरें, शब्द, विज्ञापन के नारे आदि शामिल हैं, उस वस्तु के प्रति सकारात्मक भावनाएं बढ़ा सकते हैं। मात्र अभिव्यक्तिकरण ये दर्शाता है कि यदि कोई चीज हम बार बार उसके संपर्क में आते हैं, उन चीजों को हम बार बार देखते हैं, तो हमारा स्वतः ही उनके प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति डेवलप हो जाती है। ज़ेज़ोंग ने 1968 के अध्ययन में प्रतिभागियों को बार बार अर्थहीन, नॉनसेंस जो सिलेबल्स होते हैं और चीनी अक्षरों को नॉनसेंस सिलेबल को चीनी अक्षरों में दिखाया गया, और बार बार एक्सपोजर के कारण जो अर्थहीन अक्षर था
और चीनी अक्षर दोनों के सकारात्मक मूल्यांकन में वृद्धि हुई। दोनों को ही समझना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन जब बार बार उसी चीज का अभिव्यक्तिकरण हुआ तो देखा गया कि उनके उन अर्थहीन अक्षर और चीनी अक्षरों के प्रति उनकी एक सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित हो गई थी। निजी अनुभव, दृष्टिकोण प्राप्त करने का एक और प्रमुख जो घटक होता है या जो फैक्टर होता है वो होता है हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव। एक मजबूत प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव एक बहुत मजबूत अभिव्यक्ति का निर्माण कर सकता है या एक मजबूत रवैया को विपरीत दिशा में भी बदल सकता है। उदाहरण के लिए यदि हमने किसी एक वर्ग के व्यक्ति को हमारा जो अपना निजी अनुभव रहा वो बहुत कटु रहा, वो बहुत नकारात्मक रहा, तो स्वभावतः हम उस वर्ग के प्रति, उस विशेष व्यक्ति के प्रति हमारी एक नकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित हो जाएगी। ये हमारे अपने निजी अनुभवों द्वारा भी अभिव्यक्ति का निर्माण होता है। सोशल लर्निंग जैसा हम जानते हैं कि हमारे सामाजिक अधिगम के कई सारे पहलू होते हैं, जिनमें हम प्राचीन अनुबंधन की बात करते हैं, जिनमें साधनात्मक अनुबंधन की बात करते हैं और हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की भी बात करते हैं। तो प्राचीन अनुबंधन जैसा हम जानते हैं पावलोव द्वारा प्रस्तावित सीखने की एक बुनियादी तंत्र के रूप में ये एक क्लासिकल कंडीशनिंग माना जाता है। और ये क्लासिकल कंडीशनिंग मानता है कि जब एक तटस्थ उत्तेजना को बार बार एक प्राकृतिक उत्तेजना के साथ जोड़ा जाता है तो तटस्थ उत्तेजना अकेले ही क्षमता प्राप्त कर लेती है। इसका जो एक महत्वपूर्ण प्रयोग पावलोव ने एक डॉग पर करा था वो सबको ही विदित होगा कि किस तरीके से मात्र एक घंटे की आवाज से लार की प्रक्रिया को अनुबंधित कराया गया। व्यवहारवाद के प्रणेता वॉटसन ने प्रदर्शित किया कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग के माध्यम से एक नकारात्मक प्रतिक्रिया फियर को कैसे प्राप्त कराया जा सकता है। और वॉटसन और रेनर ने 1920 में एक सफेद चूहे के प्रति एक डर प्रतिक्रिया को विकसित करने के लिए 11 महीने के लड़के लिटिल एल्बर्ट को डरना सिखाया था कि जब भी वो बच्चा उस एक सफेद चूहे के पास जाता था जिसके लिए उसके मन में कोई भी भय का भाव नहीं था, लेकिन जैसे ही वो जाता था एक खूब तेज से ध्वनि पैदा कर दी जाती थी और उस ध्वनि के पैदा होने से उसके अंदर एक भय विकसित हो गया। और बाद में क्या हुआ, बाद के प्रयासों में देखा गया कि वो बच्चा जैसे ही सफेद चूहे के पास जाता था बिना घंटी की आवाज से उसने चूहे से डरना सीख लिया था कि जो भय उसके अंदर पहले विकसित नहीं था बाद में उसी भय को एक घंटे की आवाज के द्वारा विकसित करा दिया गया। न केवल इस तरीके की नकारात्मक भावनाएं बल्कि सकारात्मक भावनाएं और पसंद को भी इस प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं बार बार अपने ब्रांड को एक ऐसी हस्तियों के साथ जोड़ते हैं जो कि टारगेट ऑडियंस जो है, जो लक्षित दर्शक हैं, उनके बीच में एक सकारात्मक भाव पैदा करने के लिए एक माध्यम बन पाए। कि जिस प्रकार से यदि किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का उनको एडवर्टीजमेंट कराना होता है तो एक ऐसी सेलिब्रिटी को वो ले लेते हैं जिससे उसकी और उस प्रोडक्ट के बीच में एक सकारात्मक जो संबंध है वो स्थापित किया जा सके। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेशनल कंडीशनिंग जिसे हम कहते हैं, जिसे स्किनर के द्वारा विकसित करा गया। और सकारात्मक ये अनुबंधन मानता है कि किसी भी सकारात्मक परिणामों का पालन करने वाले व्यवहार को मजबूत किया जाता है और उनकी संभावना बढ़ जाती है। यदि किसी व्यवहार को एक व्यक्ति बार बार करता है और बात करने से उसको एक सकारात्मक अनुभव की प्राप्ति होती है, परिणाम जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो उस व्यवहार को भविष्य में करने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। जबकि नकारात्मक परिणामों का पालन करने वाले व्यवहार कमजोर हो जाते हैं और उनकी संभावना कम हो जाती है। यदि किसी ने कोई ऐसी अभिव्यक्ति दिखाई जिसको समाज के द्वारा स्वीकृति मिली, लोगों ने उसकी प्रशंसा करी, तो वो अभिव्यक्ति उसकी और मजबूत होगी। यदि उसने कोई ऐसी अभिव्यक्ति दिखाई जिससे उसको सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल रही है,
उसे लोग पसंद करना कम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो अभिव्यक्ति जो है वो कमजोर पड़ती चली जाएगी। प्रेक्षणात्मक अनुभव, जिसको एल्बर्ट बैंजुरा ने प्रतिपादित किया, और कई बार ये अभिव्यक्ति का जो ये माध्यम होता है, ये भी हमारे निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बच्चा जो है वो अपने माता पिता के द्वारा ही अभिव्यक्तियों का निर्माण करता होता है। उसके माता पिता जिस तरीके से अभिव्यक्तियों को दर्शाते दिखते हैं, वो उसी तरीके के व्यवहार में अपने आप को पाता है। अपने माता पिता या अपने साथियों को किसी जातीय समूहों, लोगों, सामाजिक मुद्दों आदि के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए देखता है, तो उन दृष्टिकोणों और व्यवहारों को देखते हुए उन दृष्टिकोणों को प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया को अवलोकन शिक्षण या मॉडलिंग भी कहा जाता है, जिसमें हम किसी विशेष संदर्भ में दूसरों के व्यवहारों का अवलोकन या नकल करके व्यवहार प्राप्त करते हैं। सामाजिक तुलना का तंत्र अवलोकन अधिगम के माध्यम से दृष्टिकोण निर्माण की प्रक्रिया का व्याख्या करता है। यदि हम खुद से भी अपने व्यवहारों का अवलोकन करें, ऑब्जर्वेशन करें, तो हम ये पाएंगे हमारी भी बहुत सारी अभिवृत्तियां जो हैं वो अवलोकन द्वारा ही विकसित हुई हैं। हमने आसपास के लोगों को, हमने घर में अपने माता पिता को ऐसा करते देखा और हमने भी वैसी ही अभिवृत्ति को विकसित करना प्रारंभ कर दिया, जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि हम आज के समाज में देख रहे हैं कि लोग पाश्चात्य सभ्यता को बहुत महत्व दे रहे हैं। उनको जो इन पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं, उनको सामाजिक स्वीकृति मिल रही है, उनको प्रेज, तारीफ मिल रही है, तो अन्य लोग भी वैसे ही व्यवहार का अवलोकन करके अपनी अभिव्यक्ति को सकारात्मक बनाएं। इसके अलावा आनुवंशिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अभिव्यक्ति के निर्माण में। टेसर 1993 ने कुछ अनुभवजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करे और जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि भात्र जुड़वा लोगों की तुलना में जो आइडेंटिकल ट्विन, समान जुड़वा बच्चों में व्यवहार की समानता अधिक थी। टेसर ने ये पाया कि जब जुड़वा बच्चों को अलग अलग और जो एक ही घर में पाले गए, तब उनके दृष्टिकोण में अंतर नहीं था। इन निष्कर्षों से टेसर ने ये सुझाव दिया कि कुछ दृष्टिकोण हमारे जेनेटिक, आनुवंशिक, जिन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं, वे पूर्व निर्मित और निहित होते हैं। उन्होंने चिंतन किया कि इस तरीके के पूर्वाभास हमारे जन्मजात शारीरिक, संवेदी और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ हमारे स्वभाव और व्यक्तित्व लक्षणों से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा फ्रेंच ने एक स्टडी करी 1947 में। उन्होंने बताया कि हमारे जो व्यक्तित्व कारक होते हैं वो भी हमारे अभिवृत्ति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक व्यक्ति का जिस प्रकार के शील गुण होते हैं, उसका व्यक्तित्व जिस प्रकार का होता है, वो उसी तरीके के लोगों के प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने लगता है। यदि उसका वो धार्मिक प्रवृत्ति का है, तो अन्य जो व्यक्ति धार्मिक होंगे या जो इस तरीके के क्रियाकलापों में रुचि रखते होंगे, उनका उन व्यक्तियों के प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित हो जाएगी। कल्चरल फैक्टर, सांस्कृतिक कारक एटीट्यूड फॉर्मेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम जिस संस्कृति से संबंध रखते हैं, तो उस संस्कृति के प्रति स्वभावतः हमारे सकारात्मक अभिवृत्ति होती है। यदि हम भारत में ही देखें, तो हम अलग अलग जब क्षेत्रों में जाते हैं, तो हमें अलग अलग संस्कृति की झलक दिखाई देती है। तो वो अपनी संस्कृति के प्रति प्रत्येक व्यक्ति उतना ही सकारात्मक और उतना ही वो अपने उन व्यवहारों को करता देखा जाता है, और साथ ही वो उन व्यवहारों के प्रति अपनी एक सकारात्मक और मजबूत दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता है। इसके अलावा जो रूढ़िवादिता होती है, जिन्हें हम अंग्रेजी में स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, इनका भी हमारे समाज पे जिनका हमारे समाज पे बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। तो जो भी स्टीरियोटाइप्स होते हैं, उनका भी अभिवृत्ति निर्माण में प्रभाव देखा जाता है। जैसे कि हमारे कुछ स्टीरियोटाइप्स इस तरीके के हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से किस तरीके से भिन्न है।
महिलाएं जो होती हैं वो बहुत ही सरल होती हैं, वो बहुत ही स्पिरिचुअल आध्यात्मिक होती है पुरुषों की अपेक्षा। तो हम जब भी महिलाओं को देखते हैं तो हमारी एक उसी तरीके की छवि विकसित होने लगती है। तो जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं वो भी अभिव्यक्ति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाते हैं। अब जब हमारे अभिव्यक्तियों का निर्माण हो जाता है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो सदैव सकारात्मक दिशा में हो। कभी हम देखते हैं स्टीरियोटाइप्स, ये जो जेंडर के प्रति होता है कि महिलाएं ऐसी होती हैं, पुरुष ऐसे होते हैं, तो वो पुरुष और महिलाओं वाला जो एक मुठभेड़ है वो कई बार हमारे अंदर एक नकारात्मक अभिवृत्ति पैदा कर देती है कि महिला है तो घर के काम सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी है। तो इस तरीके की जब अभिवृत्तियां विकसित होती हैं इनको हमें बदलना भी आवश्यक है। इसीलिए हम जब अभिवृत्ति के निर्माण की बात करते हैं तो साथ ही हम कहते हैं कि अभिवृत्तियों को कैसे बदला जाए, किस तरीके से उनमें बदलाव लाया जा सकता है। दृष्टिकोण परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दृष्टिकोण की वैधता को विपरीत दिशा में बदल दिया जाता है और सामाजिक मनोवैज्ञानिक इस प्रक्रिया को समझाने के लिए दो अलग अलग तरीकों से प्रस्ताव करते हैं। दोनों तरीकों में दृष्टिकोण का स्रोत अलग माना जाता है। एक दृष्टिकोण मानता है कि दृष्टिकोण परिवर्तन की प्रक्रिया जो है वो आंतरिक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक स्थिरता के द्वारा वो बदलाव संभव है कि व्यक्ति जब अपनी सोच में परिवर्तन लाएगा। और एक दृष्टिकोण मानता है कि दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए बाह्य जो अनुनय है, अनुनय जिसे हम पर्सुएशन कहते हैं, कि अनुनय की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एटीट्यूड चेंज में हम इन दोनों ही दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से व्यक्ति आंतरिक दृष्टिकोण में यदि परिवर्तन लाए या कुछ बाह्य दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए, सामाजिक परिस्थितियों में कुछ बदलाव आ जाए तो किस प्रकार से अभिवृद्धि में बदलाव लाया जा सकता है। सबसे पहले कई सारे कारक आते हैं जिसमें हम कहते हैं कि व्यक्ति जिस वर्ग से संबंध रखता है तो अपने सबसे पहले उस संदर्भित वर्ग में बदलाव लाए। एक व्यक्ति का प्राइमरी ग्रुप होता है, प्राइमरी ग्रुप जिसमें उसका परिवार आता है, उसके माता पिता आते हैं, वो उस ग्रुप में बदलाव नहीं ला सकता है। लेकिन यदि कुछ उसके जो संदर्भित ग्रुप होते हैं, संदर्भित ग्रुप जिस ग्रुप से वो बिलोंग करना चाहता है वो उसका संदर्भित ग्रुप होता है। तो यदि संदर्भित ग्रुप का उसके अभिवृत्ति पर प्रभाव पड़ रहा है कि सपोज उसके कोई दोस्त ऐसे हैं जो कि माता पिता से झूठ बोलने में उनकी एक सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करा रहे हैं, या किसी तरीके के जो अनहेल्दी बिहेवियर है उनको विकसित कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है, तो अगर हमें अपने अभिवृत्ति में बदलाव लाना है सबसे पहले हमें अपने उस संदर्भित ग्रुप को बदलना होगा। साथ में और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको दिलानी होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन कि व्यक्ति को अलग अलग स्रोतों से ऐसी सूचनाएं मिले, ऐसी अत्यधिक जानकारी मिले जिससे वो अपने एटीट्यूड को बदल पाए। क्योंकि एटीट्यूड का पहला दृष्टिकोण यही कहता है कि व्यक्ति के आंतरिक दृष्टिकोण में परिवर्तन जरूरी है। इसका मतलब व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी कॉग्निशन में यदि बदलाव नहीं आएगा तो उसके अभिवृत्ति में बदलाव लाना कठिन होता है। इसमें कुछ बहुत ही दो इम्पोर्टेंट थ्योरीज की यहाँ पर मैं चर्चा करूंगी जो बहुत ही पॉपुलर भी हैं, जिसमें पहली है फ्रिट्ज साइडर की और दूसरी है फिस्टिंगर। फ्रिट्ज साइडर ने एक प्रस्तावित संतुलन बैलेंस जो बैलेंस थ्योरी जिसे हम कहते हैं संप्रत्यय का निर्माण करा, जिसे कभी कभी हम POX मॉडल भी कहते हैं। त्रिकोण के रूप में ये व्यक्त किया जाता है। P फॉर पर्सन, जिसे उन्होंने एक अलग अलग रूप में ये तीन घटकों को निरूपित करा है। P वह व्यक्ति है जिसकी अभिव्यक्ति का अध्ययन किया जाना है। O एक दूसरा व्यक्ति है तथा X जो है वो विषय वस्तु है, अभिवृत्ति विषयबद्ध है जिसके प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन करना है। ये भी संभव है कि ये तीनों ही एक व्यक्ति भी हो सकते हैं। मूल बात यह है कि यदि PO अभिवृत्ति
ओ एक्स अभिव्यक्ति पी एक्स अभिव्यक्ति के बीच एक असंतुलन की अवस्था होती है तो अभिव्यक्ति में परिवर्तन होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि असंतुलन जो तार्किक रूप से असुविधाजनक होता है और अभिव्यक्ति में संतुलन की दिशा में परिवर्तन होता दिखाई देता है कि व्यक्ति को कुछ प्रयास करना पड़ता है। जैसे कि हम समझे POX कोई 3 मित्र हैं, 2 मित्रों में P O को पसंद करता है, O P को पसंद करता है, लेकिन हो सकता है O जो है वो X को पसंद नहीं करता है, लेकिन P जो है वो O को भी पसंद करता है, X को भी पसंद करता है। तो ये एक असंतुलन की स्थिति होगी कि वो कैसे दोनों अपने दोस्तों के साथ संतुलन बनाए। असंतुलन क्योंकि तब पाया जाता है जब POX त्रिकोण तीनों भुजाएं नकारात्मक होती हैं, तीनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, या दो भुजाएं, दो तो एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन एक जो है वो तीसरे व्यक्ति को पसंद नहीं करता है। तो यदि तीनों अवस्थाएं नकारात्मक होती हैं या दो धनात्मक एक नकारात्मक होती है, ये असंतुलन की स्थिति को दर्शाती है। संतुलन तब पाया जाता है जब तीनों भुजाएं या तो सकारात्मक हो, तीनों ही दोस्त एक दूसरे को बहुत अच्छे से पसंद करते हैं, या दो भुजाएं जो हो वो नकारात्मक हो, एक भुजा सकारात्मक हो, क्योंकि इसमें हम गुणनफल के आधार पर ही संतुलन और असंतुलन की स्थिति को बता पाते हैं। हाइडर तत्वों के बीच संबंधों के 2 प्रकार की परिकल्पना करी जाती है, भावना और इकाई। इकाई जिससे वो समूह से संबंधित होता है, भावना की वो किस तरीके से किन भावों के साथ अपने आप को दूसरे व्यक्ति वस्तु के साथ संबंधित कर रहा है। एक त्रिकोण में संतुलन एक साथ संकेतों को गुणा करके निष्कर्ष निकाला जाता है। यदि परिणाम सकारात्मक है तो संज्ञानात्मक संरचना जो है वो संतुलित है, और यदि परिणाम नकारात्मक है तो ये असंतुलन की अवस्था होती है। असंतुलन की अवस्था व्यक्ति को परेशान करती है, जिससे वो निरंतर प्रयास करता है कि किस तरीके से वो अपनी इस असंतुलन की स्थिति को बदले, क्या वो विचारों में परिवर्तन लाए, क्या वो दूसरे व्यक्ति को छोड़ दे या अपने दोनों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करे। तो वो निरंतर एक संतुलन के प्रयास में लगता है। इसी को हाइडर ने POX मॉडल के द्वारा दर्शाया है। दूसरा सिद्धांत संज्ञानात्मक विसंवादिता या विसंगति का है, जिसको कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी भी कहते हैं। इसको टस्टिंगर ने दिया है। टस्टिंगर ने 1957 द्वारा प्रस्तावित संज्ञानात्मक असंगति के द्वारा बताया है कि एक मनोवैज्ञानिक शक्ति, इसे एक आंतरिक अभियान के रूप में भी हम समझ सकते हैं, हमारे सभी दृष्टिकोणों और विश्वासों को तादात्म्य बनाए रखने के लिए कार्य करती है, कैसे उनको सिंक्रोनाइज करती है और हमको विसंगति से बचाती है। जिस प्रकार से एक असंतुलन की स्थिति हमको परेशान करती है, उसी प्रकार से विसंवादिता या विसंगति की स्थिति भी व्यक्ति के अंदर मनोवैज्ञानिक उथल पुथल मचाती है। संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत मानता है कि हमारे दैनिक सामाजिक जीवन में जब भी हम अपने विचारों, दृष्टिकोणों और कार्यों के बीच असमानता को देखते हैं, मनोवैज्ञानिक संकट की एक स्वचालित प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जाती है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है और वो स्वयं गुटखा का आदी है, वो गुटखा खाता है, तो इसमें उसको कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है ये उसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक संकट पैदा कर रही है, क्योंकि उसका व्यवहार कुछ है, उसका संज्ञान कुछ है। तो ये तर्क दिया जाता है कि इस तरीके की असंगति को 3 मूल तरीकों से हल किया जाता है। या तो वो अपने सोच या विश्वास को बदल दे कि गुटखा जो है वो इतना हार्मफुल नहीं है, खाया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और हम अपने आम जीवन में इस तरीके के लोगों को देखते भी हैं कि वो जब भी गुटखा खाते हैं तो वो ऐसे लोगों को देखते हैं जिनको कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो उस विसंगति को कम करना चाहते हैं। या तो वो अपने विश्वास को बदल दें
या अपने व्यवहार को बदल दे, गुटखा खाना बंद कर दे, या व्यवहार के प्रत्यक्षण में परिवर्तन ला दे। वो ये इस तरीके की एडवर्टीजमेंट, इस तरीके की अपनी सोच को ही उस तरफ से हटा दे कि गुटखा खाने से कैंसर होता है। तो फेस्टिंगर ने कहा है कि अपनी हमें जब विसंगति को दूर करना है, क्योंकि विसंगति कभी कभी पैदा होती है, हमें इन तीनों तरीकों का सहारा लेना पड़ता है। संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत को बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवहारों पर शोध और लागू भी किया गया है। जैसे फेस्टिंगर और कार्ल स्मिथ ने एक परिकल्पना परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग करा और उन्होंने इसके द्वारा ये बताया कि कई बार जो अभिवृत्ति है वो मजबूर अनुपालन व्यवहार, कि कई बार हमको मजबूरी में एक व्यवहार का अनुपालन करना पड़ता है। तो कार्ल स्मिथ और फेस्टिंगर ने इसमें एक प्रयोग करा कि मतलब अगर व्यक्ति अपनी गुटखे की आदत को छोड़ना भी चाहे तो वो ऐसी जगह रहता है जिसकी वजह से उसको वो लेना पड़ता है और उसकी अभिवृत्ति उसको उसी तरीके से बनानी पड़ती है। तो फेस्टिंगर और कार्ल स्मिथ का जो प्रयोग था वो एक बहुत ही उबाऊ प्रयोग था, जिसमें भाग लेने के बाद एक जो प्रयोज्य थे समूह से कहा गया कि बाहर जो प्रयोज्य इंतजार कर रहे हैं, जो विद्यार्थी बाहर वेट कर रहे हैं, दूसरे समूह को ये बताएं कि जो उन्होंने प्रयोग करा है वो बहुत ही रोचक था। इंतजार कर रहे विद्यार्थियों से इस झूठ को बोलने के लिए प्रथम समूह के आधे विद्यार्थी को $1 दिया, दूसरे आधे को $20 का भुगतान करा। कुछ सप्ताह के बाद उबाऊ प्रयोग जो उन्होंने करा था, प्रतिभागियों से पूछा गया कि वे उस प्रयोग को पुनः स्मरण करें और बताएं कि वो उनको प्रयोग कितना रोचक लगा था। अनुक्रियाओं ने ये दर्शाया कि $1 पाने वाले समूह ने $20 पाने वाले समूह की तुलना में प्रयोग को अधिक रुचिकर बताया। इसकी व्याख्या ये की गई कि $1 पाने वाले विद्यार्थियों ने प्रयोग के प्रति अपनी अभिवृत्ति को बदल दिया क्योंकि वे संज्ञानात्मक विसंवादिता या विसंगति का अनुभव कर रहे थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन करा गया फेस्टिंगर और कार्ल स्मिथ के द्वारा, जिन्होंने ये बताया कि कई बार मजबूर अनुपालन व्यवहार भी हमारे अंदर संज्ञानात्मक असंगति पैदा करता है। कई बार हम निर्णय लेने और संज्ञानात्मक जो विचलन होता है वो भी हमारे अंदर विसंगति पैदा करता है। जैसे कि एक लड़की जो है उसको शादी भी करना है, उसको करियर भी बनाना है और वो दोनों ही चीजों में अपने फायदे और नुकसान देख रही है। तो ऐसी स्थिति में उसे निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। उसको किसको वो पसंद करे, किसको वो छोड़े, इसके चुनाव में उसे बहुत असंगति का सामना करना पड़ता है। प्रयास का औचित्य ये तर्क दिया जाता है कि जब हम किसी लक्ष्य को अधिक महत्व देते हैं और जो हमें बहुत प्रयासों के बाद प्राप्त होता है, हम उसमें बहुत ही वो हमें तर्क संगत लग रहा होता है, लेकिन कई बार बहुत प्रयास करने के बाद जो हमें लक्ष्य प्राप्त होता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो हमें लगता है कि इतनी मेहनत के बाद हमें ये प्राप्त हुआ, तो ये भी हमारे अंदर एक असंगति या विसंगति का कारण पैदा कर देता है जिसमें बदलाव किया जाना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम देखें तो संतुलन एवं संज्ञानात्मक विसंवादिता दोनों ही संज्ञानात्मक संगति के उदाहरण हैं। संज्ञानात्मक संगति का अर्थ है कि अभिवृत्ति या अभिवृत्ति तंत्र के दो घटकों, पक्षों या तत्वों को एक दिशा में होना चाहिए। प्रत्येक तत्व को तार्किक रूप से एक समान होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति एक प्रकार की मानसिक असुविधा या मनोवैज्ञानिक अशांति का अनुभव करता है और अभिवृत्ति तंत्र में कुछ ना कुछ बहुत ठीक नहीं है, इसको दर्शाता है। इस प्रकार की स्थिति में अभिवृत्ति तंत्र के कुछ पक्ष संगति की दिशा में परिवर्तित होते हैं क्योंकि हमारी संज्ञानात्मक व्यवस्था को तार्किक संगति की आवश्यकता होती है, संतुलन की आवश्यकता होती है। जब तक ये विसंगति और असंतुलन बना रहता है, व्यक्ति के भीतर एक तनाव बना रहता है और जिसको वो खत्म करने का निरंतर प्रयास करता है। अब जैसा हमने बताया कि अनुनय भी एक माध्यम होता है। एक तो हम अपने संज्ञान में बदलाव लाएं जिससे मनोवृत्ति में बदलाव संभव होता है, और दूसरा है अनुनय जिसके द्वारा भी हम अपनी मनोवृत्ति में बदलाव ला सकते हैं।
अनुनय से ऐसे बाह्य संचार द्वारा या व्यक्ति में या व्यापक मीडिया के माध्यम से या तो पाठ में या मल्टीमीडिया के माध्यम से दृष्टिकोण बदले जा सकते हैं। हम कुछ इस तरीके की मूवीज बनाएं, हम कुछ इस तरीके के मीडिया के थ्रू न्यूज वायरल करें जिससे लोगों के अंदर अभिवृत्ति में बदलाव लाया जा सकता है। कुछ प्रेरक संदेश और प्रेरक दूसरों की तुलना में अधिक प्रभावित होते हैं। इसी तरह कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक तत्पर भी होते हैं। स्वच्छ भारत अभियान ये इस तरीके का अभियान है जिसको हमने कई सूचनाओं के द्वारा लोगों के अंदर ये अभिवृत्ति विकसित कराने की प्रयास करा कि कैसे लोगों में स्वच्छता के प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति हो और वो उस प्रयास में खुद को भी तत्पर पाए। तो इसके लिए हमने देखा कि टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, होर्डिंग्स के थ्रू कई प्रयासों के द्वारा ये अभिवृत्ति में बदलाव लाने का प्रयास करा गया और कुछ लोग उसमें अपनी अहम भूमिका दिखाए भी गए कि जो भी नियम बनाए गए कि कूड़ा को हमें कहाँ फेंकना है, कैसे स्वच्छता बनानी है, वो उसमें आज भी अपनी अहम भूमिका दे रहे हैं और कुछ लोग उसमें आज भी जहाँ पे वो जिस तरीके से कूड़ा फेंकते थे वे वैसा ही करते दिखाई दे रहे हैं। दो मॉडल इस प्रक्रिया को समझाने का प्रयास करते हैं। एक मॉडल होता है विस्तार संभावना मॉडल और एक होता है ह्यूरिस्टिक व्यवस्थित मॉडल। विस्तार संभावना मॉडल जो होती है ये केंद्रीय और व्यवस्थित मार्ग को अपनाती है। उच्च विस्तार की स्थिति लेता है जब व्यक्ति का लक्ष्य तय होता है तब संदेश की सामग्री को संसाधित करने की उच्च प्रसंस्करण क्षमता होती है। ये विस्तार संभावना मॉडल हर एक तर्क पर गहन अध्ययन करके आगे की तरफ बढ़ता है। ह्यूरिस्टिक व्यवस्थित मॉडल जो चाकेन ने 1980 में दिया था, जब लक्ष्य व्यक्ति को कम प्रेरित करता है तब संदेश की सामग्री को वो परिधीय मार्ग पर ले जाने के लिए कम प्रसंस्करण क्षमता को अपनाता है। ह्यूरिस्टिक जैसा हमने पिछले में डिस्कस करा था जिनको हम मेंटल शॉर्टकट्स भी कहते हैं। तो दोनों मॉडलों का प्रस्ताव है कि एक प्रभावी प्रेरक संचार दोहरी प्रक्रिया का अनुसरण करता है और दो अलग अलग मार्गों से संदेश देता है। जब एक प्रेरक संदेश संसाधित होता है तो कई कारक ये निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति किस मार्ग को लेगा, क्योंकि एक मार्ग जो है वो केंद्रीय मार्ग है और एक परिधीय मार्ग है और दोनों में ही अगर परिधीय मार्ग से जाता है तो उसमें क्षणिक परिवर्तन दिखाई देता है और यदि वो केंद्रीय मार्ग से प्रोसेसिंग करता है तो वही बदलाव उसमें अंत तक और लंबे समय तक दिखाई देता है। अनुनय को कई कारक प्रभावित करते हैं जैसे कि स्रोत की जो सूचना दी जा रही है उसकी स्रोत की विश्वसनीयता क्या है, क्षेत्र के विशेषज्ञ और उसके विश्वास के रूप में संचारक की हमारी धारणा के साथ बढ़ती कि यदि वो स्रोत हमें बहुत ही विश्वसनीय लगता है तो अनुनय हमारी अभिवृत्ति में बदलाव ला सकता है। संदेश दूसरा कारक है संदेश द्वारा प्रेरित अक्षय भावनाएं बढ़ाना और अनुनय का प्रयास करता है। संदेश कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसी के साथ चैनल किस प्रेरक प्रयास द्वारा दर्शकों को केवल मौखिक संदेश दिया जा रहा है या इसी के साथ साथ उनको संवादात्मक और अनुभवात्मक तरीके भी प्रस्तुत करे जा रहे हैं। यदि सूचना महत्वपूर्ण है तो खाली मौखिक संदेश नहीं बल्कि हमको कुछ संवेदात्मक और अनुभवात्मक तरीकों से भी अपनी सूचना को पहुंचाना होता है। और दर्शन जैसा कि हम देखते हैं कुछ व्यक्तियों में परिवर्तन लाना आसान काम होता है, उनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना आसान होता है और कुछ लोगों में वही काम कठिन हो जाता है। तो जैनिस 1954 ने ये एक तर्क दिया कि जिन लोगों का आत्मसम्मान कम होता है वे उच्च आत्मसम्मान वाले लोगों की तुलना में अधिक आसानी से राजी हो जाते हैं और जिन लोगों में ये आत्मसम्मान की लेवल जो है, जो सीमा है वो उच्च होती है, वो जल्दी दूसरों के अनुनय को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं अनुनय का कई प्रकार से विरोध भी किया जाता है। जब हमें लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी छवि के लिए हम पर अपने प्रेरक प्रयास दिखाने की कोशिश कर रहा है, हमारी प्रतिक्रिया को कमजोर करने की कोशिश, अभिवृत्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो हम अनुनय को अस्वीकार कर देते हैं। हमें लगता है जब हमें कोई चेतावनी दी जा रही है तब हम अनुनय का
अस्वीकार कर देते हैं। जब हम ऑलरेडी कुछ चयनात्मक चीजों का चयन कर चुके होते हैं, उन सूचनाओं को उन चीजों को हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके होते हैं जिन पर हमें ध्यान देना है, तभी भी हम अनुनय का विरोध करते हैं और जब हमें लगता है जवाबी तर्क देना है, क्योंकि अध्ययन ये बताते हैं कि जब हमारे रवैये के प्रति किसी असंगत संदेश के खिलाफ तर्क देते हैं तो वो असंगत संदेश हमारे रवैये को बदल नहीं पाता है, क्योंकि हमें लगता है कि कोई हमारी स्वतंत्रता को छीनना चाहता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अभिवृत्ति और व्यवहार में सह संबंध होता है। मनोवैज्ञानिकों ने ये पाया है कि अभिवृत्ति एवं व्यवहार में संगति होती है। अभिवृत्ति प्रबल होती है और अभिवृत्ति तंत्र में एक केंद्रीय स्थान रखती है। व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के प्रति सजग या जागरूक होता है। किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने के लिए व्यक्ति पर बहुत कम या कोई बाह्य दबाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के द्वारा देखा या मूल्यांकित न किया जा रहा हो और व्यक्ति ये सोचता है कि व्यवहार का एक सकारात्मक परिणाम होगा, इसलिए वो उस व्यवहार में संलग्न होना चाहता है। तो यदि हम देखें अभिवृत्ति और व्यवहार, तो लापियर ने 1934 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न स्थानों में लगभग 250 होटल और रेस्टोरेंट के दौरा किया और ये देखा कि एक चीनी जोड़ों की सेवा की गई थी या नहीं। लगभग 2 वर्षों तक यात्रा करने के बाद उन्होंने देखा कि युगल को केवल एक होटल और रेस्टोरेंट द्वारा सेवा के लिए मना करा गया, बाकी अन्य होटल ने उनकी सेवा के लिए अपनी मंजूरी दी थी। लापियर के अध्ययन के निष्कर्षों ने सुझाव दिया कि दृष्टिकोण हमेशा व्यवहार की भविष्यवाणी नहीं करते हैं, बल्कि कुछ कारक हैं जो दृष्टिकोण और व्यवहार के संबंध को प्रभावित करते हैं। अभिवृत्ति विशिष्टता हो सकता है हमारे अगले समूह के लिए व्यवहार जो है वो पूर्णतया नकारात्मक हो, लेकिन विशिष्ट व्यक्ति के लिए हमारा व्यवहार अलग हो सकता है। अभिवृत्ति अभिगम्यता, जो भी व्यक्ति का व्यवहार आसानी से सुलभ हो जाता है, हम उसके प्रति व्यवहार करने के लिए इच्छुक रहते हैं या उससे प्रभावित रहते हैं। इसी तरीके से आत्म जागरूकता, अभिवृत्ति निश्चितता और अभिवृत्ति शक्ति भी हमारे व्यवहार और हमारे अभिवृत्ति में एक महत्वपूर्ण संबंध दिखाती है। अब अंत में हम बात करेंगे कि अभिवृत्ति में रूढ़वादिता, पक्षपात और भेदभाव में क्या किस तरीके का संबंध है। देखिए, रूढ़वादिता जो है वो एक पूरे समूह के बारे में एक विशिष्ट लक्षणों और विशेषताओं को दर्शाता है। पक्षपात, जिसे हम प्रेजुडिस कहते हैं, पूर्व निर्णय। हमने जाना कि ये व्यक्ति इस समूह से बिलोंग करता है, तो हमने एक पूर्व निर्णय बना लिया कि तो ये पूर्ण अपने समूह की तरह ही व्यवहार करता पाया जाए। और जब यही पक्षपात हमें एक अनलिमिटेड या हम ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं अपने व्यवहार में, तो वही हमारा भेदभाव बन जाता है, जिसमें हम पूर्णतया अतार्किक रूप से व्यवहार करते देखे जाते हैं। तो पूर्वाग्रह के कई सारे स्रोत होते हैं। जब हमारे आत्मसम्मान को खतरा होता है, उस समय हम पूर्वाग्रह से व्यवहार करते देखे जाते हैं। संसाधनों के लिए प्रतियोगिता, इसमें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जो प्रयोग करा गया है, उसमें ये देखा गया है कि किस तरीके से जब संसाधनों के लिए प्रतियोगिता होती है तो हमारे भीतर एक पूर्वाग्रह विकसित होने लगते हैं, जिसमें रॉबर्ट्स का केव प्रयोग बहुत ही प्रमुख है, जिन्होंने एक ग्रीष्मकालीन बच्चों में ये प्रयोग करा और पाया कि किस तरीके से जब एक इस दूसरे फेज में उन बच्चों को साथ में रखा गया और ग्रुप में उनके बना दिए गए, तो वो अपने ग्रुप का एक पूरे तरीके से अनुपालन करते देखे गए। सामाजिक वर्गीकरण और पूर्वाग्रह में भी बहुत महत्वपूर्ण संबंध पाया जाता है, लेकिन इसके बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम इनको कम कर सकते हैं। माता पिता कुछ इस तरीके से व्यवहार करें, आसपास इस तरीके के व्यवहार व्यक्ति अगर करते देखता है तो इस रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह को कम करा जा सकता है। अंतर समूह संपर्क, कि इस तरीके के हम समूह संपर्क, अंतर समूह संपर्क बना दें, जिससे इनमें जो टकराव है, जो पूर्वाग्रह है, उसको कम किया जा सके। लोग अपने दूसरे समूह को, उनकी विशेषताओं को, उनके जो यूनिकनेस है, उनके बारे में जान पाए और पूर्वाग्रह को कम कर पाए।
कई बार सामाजिक पहचान को भी विकसित करने में जो इन ग्रुप आउट ग्रुप कॉन्सेप्ट होता है, ये भी अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे काम करें तो पूर्वाग्रह को कम करा जा सकता है। कई बार तो पूर्वाग्रह की जो भावना होती है वो हमारे अंदर अपराध बोध पैदा करती है, तो इस अपराध बोध को यदि हम कम करना चाहें तो भी हम पूर्वाग्रह को कम कर सकते हैं। उस अपराध बोध की भावना को जाने और पूर्वाग्रह को कम करने का प्रयास करें और रूढ़वादिता को पूरी तरीके से नकारें और पूर्वाग्रह को कम कर सकते हैं। कि जब भी हम रूढ़वादिता के संदेशों को सुने तो ये जाने कि ये पूर्णतः अनैतिक है, अतार्किक है, जिनका हमारे व्यवहार में किसी भी तरीके के कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं दिखाई देगा, तो भी हम अपने पूर्वाग्रह और रूढ़वादिता के व्यवहार को कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज के सत्र में हमने इन्हीं विषयों पर चर्चा करी कि कैसे अभिव्यक्ति का निर्माण होता है, क्या इसके घटक होते हैं, कैसे इसमें बदलाव लाया जा सकता है और किस तरीके से हम अपने पूर्वाग्रह रूढ़िवादिता को अपने व्यवहार में विकसित कराते हैं। और यदि हम कुछ प्रयास करें, सामाजिक अधिगम और अपना स्वमूल्यांकन करें, तो हम अपने इन पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के व्यवहार को कम भी कर सकते हैं। तो आज का सत्र यही है।